अर्ज किया है, मेहनत से नहीं डरेंगे, लगा देंगे पूरा जोर। मेहनत से नहीं डरेंगे, लगा देंगे पूरा जोर। अब देखेंगे अपने टैंजेंट वाले थ्योरम्स की सीरीज में थ्योरम नंबर 4। बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर सर्कल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत हम अपने टैंजेंट वाले थ्योरम की सीरीज देख रहे थे। और इस सीरीज में अभी तक हमने 3 थ्योरम्स की पूरी कहानी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। अब फाइनली अपने बचे हुए चौथे थ्योरम की कहानी को इस लेक्चर में देख लेंगे, यानी कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन नंबर 1 they subtend equal angles at the center. Number 2 they are equally inclined to the segment joining the center to that point. अब फाइनली अपने टेंजेंट वाले थ्योरम्स की सीरीज में अपना चौथा और आखिरी थ्योरम इस लेक्चर में बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। कहानी को शुरू करते हैं। अब अपने टेंजेंट वाले थ्योरम्स की सीरीज में अपना चौथा और आखिरी थ्योरम देख लेते हैं। अगेन ये थ्योरम हमारे तीसरे वाले थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। एक और बात को ध्यान से सुनना, सर ये थ्योरम हमसे अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, यानी कि ये थ्योरम अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये थ्योरम हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। ये थ्योरम हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में पूछा जाएगा, तो या तो थ्योरम का प्रूफ पूछ लेगा या फिर इस थ्योरम पे बेस्ड कोई सवाल पूछ लेगा। अगेन ये थ्योरम हमसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के फॉर्मेट में अगर पूछा जाता है तो उस सिचुएशन में इस थ्योरम पे बेस्ड कोई सवाल हमसे पूछ लिया जाएगा। सर अब समझना बात को, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इस पे जाने से पहले एक कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं जिसकी यहां पे जरूरत पड़ने वाली है। अब आपसे एक सवाल है, सवाल यह है कि अगर हमें यह पता करना है कि एक लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है तो कैसे पता करेंगे? तो इसका जवाब आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। तुरंत आप लोग कहोगे सर इस सिचुएशन में हम अपने लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को उस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं और ज्वाइन करने के बाद मेरे उस वाले पॉइंट पे जो एक्यूट एंगल मिलता है वही हमारा सबटेंडेड एंगल होता है। अब इसी बात को डायग्रामेटिकली यहां पे एनालाइज करते हैं। डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे रैंडमली एक पॉइंट मैंने बना दिया। अब रैंडमली यहां पे 3 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर देता हूं। एक लाइन सेगमेंट मान लो ये रेड वाला ड्रॉ कर दिया। अगेन एक और लाइन सेगमेंट मान लो ये पर्पल वाला ड्रॉ कर दिया। अगेन मान लो एक और लाइन सेगमेंट ये ब्लू वाला ड्रॉ कर दिया। अब आपको तीनों ही सिचुएशन में मुझे ये बताना है कि मेरे लाइन सेगमेंट्स इस वाले पॉइंट पे क्या एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले अपने इस वाले लाइन सेगमेंट के लिए बात करते हैं। तो क्या करेंगे सर, कंसेप्ट कहता है कि अपने लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को उस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर लेते हैं। तो अपने रेड वाले लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को हमने इस वाले पॉइंट से बड़े सावधानी से ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद इस वाले पॉइंट पे ये जो एक्यूट एंगल मिल रहा है यही हमारा सबटेंडेड एंगल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा कह देता हूं तो अब मैं इस सिचुएशन में यह कह सकता हूं कि मेरा ये रेड वाला लाइन सेगमेंट इस वाले पॉइंट पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। अब पर्पल वाले लाइन सेगमेंट को एनालाइज करते हैं। तो पर्पल वाला लाइन सेगमेंट इस पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसको पता करते हैं। सर रूल पता है, अपने लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन कर लेते हैं सर। तो रूल के हिसाब से इस एंड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। अगेन इस वाले एंड पॉइंट को भी ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद यहां पे ये जो एक्यूट एंगल मिल रहा है यही हमारा सबटेंडेड एंगल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस वाले एंगल को अल्फा कह देता हूं तो यहां पे मैं कह दूंगा सर कि मेरा ये पर्पल वाला लाइन सेगमेंट इस वाले पॉइंट पे अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। अब ब्लू वाले के लिए एनालाइज करते हैं चीजों को। तो रूल पता है सर कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां पे अपने दोनों एंड पॉइंट्स को अपने इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये एंगल मुझे सबटेंड होता हुआ मिल रहा है। यानी कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस एंगल को बीटा कह देता हूं तो इस सिचुएशन में ये मैं बोल दूंगा सर
कि मेरा ये ब्लू वाला लाइन सेगमेंट इस वाले पॉइंट पे बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करेगा, इसकी पूरी कहानी को हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। अब अपने स्टेटमेंट की कहानी समझते हैं। स्टेटमेंट की कहानी को ध्यान से सुनना। तो हमारे इस चौथे थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, then number 1 they subtend equal angles at the center. Number 2 they are equally inclined to the segment joining the center to that point. अब इसकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेटमेंट आखिर कहना क्या चाहता है। ध्यान से सुनना, दो तरीके से इस स्टेटमेंट की कहानी समझाऊंगा। सबसे पहले तरीका नंबर 1, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो अगर मैं इस बात को बिल्कुल सिंपल लफ्जों में बोलूं तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक सर्कल के बाहर लाई करने वाले किसी पॉइंट से अगर हम उसी सर्कल पे दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं, तो इस सिचुएशन में दो टाइप की एंगल्स की इक्वालिटी हमें ऑब्जर्व होती है। क्या क्या एंगल्स की इक्वालिटी ऑब्जर्व होती है सर? तो पहला टाइप अब यहां पे समझना, एंगल्स की इक्वालिटी में क्या मिलता है। तो यहां पे सर कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि हमारी दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है, ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। इसके बाद दूसरी एंगल्स की इक्वालिटी की कहानी कुछ इस प्रकार है कि अगर मैं अपने सर्कल के सेंटर और उस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट क्रिएट कर लूं, तो हमारे जो दोनों टेंजेंट्स होते हैं वो उस लाइन सेगमेंट के अबाउट इक्वली इंक्लाइंड होते हैं सर। अब इसी कहानी को और भी ज्यादा सिंपल करके एक दूसरे तरीके से समझो, अगेन ध्यान से सुनना। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, एक सर्कल के बाहर लाई करने वाले किसी पॉइंट से अगर हम अपने उसी सर्कल पे दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं, इसके साथ साथ सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स और अपने एक्सटर्नल पॉइंट से कनेक्ट कर ले, तो इस सिचुएशन में अब हमें एंगल्स की दो टाइप की इक्वालिटी ऑब्जर्व होती है। सबसे पहले एंगल की इक्वालिटी को ध्यान से सुनना। तो पहला टाइप यहां पे यह ऑब्जर्व होता है सर कि इस सिचुएशन में हमारे सर्कल के सेंटर पे जो दो एक्यूट एंगल्स मिलते हैं वो इक्वल होते हैं आपस में। अब एंगल्स की इक्वालिटी का दूसरा टाइप समझना। दूसरा टाइप कहता है सर कि हमारे उस एक्सटर्नल पॉइंट पे जो दो एक्यूट एंगल्स बनते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अब ये जो कहानी बोल के बताई आपको 60-70% समझ में आई होगी। अब ये जो रिमेनिंग डाउट आपके दिमाग में आ रहा है ये डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो अब पूरा ध्यान आपका डायग्राम पे होना चाहिए। जो दोनों तरीकों से मैंने स्टेटमेंट की कहानी बताई उसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो तरीका नंबर 1 बोल के बताया था उसको डायग्राम में समझते हैं, ध्यान से सुनना। तो कहानी के हिसाब से एक सर्कल बना लेते हैं सर, सर्कल बना लिया। अगेन कहानी के हिसाब से सेंटर लोकेट कर लेते हैं, सेंटर लोकेट कर लिया। अगेन कहानी के हिसाब से रैंडमली मान लो यहां कहीं पे अपना एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। अगेन कहानी के हिसाब से टेंजेंट्स बना लेते हैं इस पॉइंट से पास करता हुआ। तो इस पॉइंट से पास करता हुआ एक टेंजेंट ये हो जाएगा सर। अगेन कह दोगे इस पॉइंट से पास करता हुआ एक टेंजेंट ये हो जाएगा सर। ये भी हमने यहां पे बना लिया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब इस फिगर में कह दोगे इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस टेंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि सर अब अगर मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करूं तो इस वाले टेंजेंट के लिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इस वाले टेंजेंट के लिए ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो अब समझना जो पहले तरीके से कहानी बताई थी, तो पहले तरीके में मैंने आपको बताया था सर कि एक सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उस बाहर वाले पॉइंट से अगर हम अपने सर्कल पे दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो इस सिचुएशन में एंगल्स की दो टाइप की इक्वालिटी हमें दिखेगी। जो पहला इक्वालिटी का टाइप हमें दिखेगा ये कुछ इस प्रकार होगा। प्रकार ये है सर कि हमारे टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। तो पहले यहां पे ये पता करते हैं सर कि मेरे टेंजेंट्स की लेंथ सर्कल के सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रही है। तो ध्यान देना
सबसे पहले इस वाले लेंथ को देखो। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ये लाइन सेगमेंट सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रही है, ड्रॉ करना जानते हैं सर? ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपने लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे सर, ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां पे हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर लिया सर। तो अब ज्वाइन करने के बाद इस वाले पॉइंट पे ये जो एक्यूट एंगल मिल रहा है सर, यही सबटेंडेड एंगल हो जाएगा। अगेन यहां पे ये वाला लाइन सेगमेंट उस पॉइंट पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है पता कर लेते हैं। तो अगेन कंसेप्ट वही है सर कि एंड पॉइंट्स को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। अब ये वाला एंड पॉइंट तो ऑलरेडी ज्वाइंड है, बस इस वाले को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस वाले को ज्वाइन कर लेंगे तो कहानी कुछ ऐसी होगी। अब यहां पे कह देंगे सर कि इस वाले पॉइंट पे ये जो एंगल मिल रहा है ये मेरे इस वाले लाइन सेगमेंट के द्वारा सबटेंडेड एंगल है। तो यहां पे हमारा कंसेप्ट, हमारे थ्योरम की कहानी कहती है सर कि हमारे ये जो टेंजेंट्स के लेंथ सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे, ये एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा। यानी कि अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा कहता हूं सर, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। अब ये जो पहले तरीके से समझाया था उसमें एंगल की दूसरी इक्वालिटी देख लेते हैं, अगेन समझना। तो आपको कहा जा रहा है सर कि सर्कल के सेंटर और उस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए। तो ज्वाइन कर लिया सर, ज्वाइन करने के बाद मुझे ये वाला लाइन सेगमेंट मिल रहा है। तो कहानी कुछ ऐसी थी एंगल के इक्वालिटी की कि मुझे कहा जा रहा था सर कि इस सिचुएशन में मेरे सर्कल के जो दोनों टेंजेंट्स होंगे ये इस लाइन पे इक्वली इंक्लाइंड होंगे। इसका मतलब क्या है समझते हैं। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ये वाला जो टेंजेंट है ये इस लाइन के साथ जब इंक्लाइन हो रहा है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? तुरंत कह दोगे सर कि जब ये वाला लाइन इस वाले लाइन सेगमेंट के साथ इंक्लाइन हो रहा है तो ये मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। अगेन समझना। अगेन अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ये वाला टेंजेंट इस वाले लाइन सेगमेंट के साथ जब इंक्लाइन हो रहा है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है सर? तो कह दोगे ये मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो हमने जो थ्योरम पढ़ा उसके हिसाब से मुझे पता है सर कि थ्योरम कहता है कि इस लाइन सेगमेंट के मिलने के बाद मेरे जो दोनों टेंजेंट्स होंगे ये इस लाइन सेगमेंट के अबाउट इक्वली इंक्लाइंड होंगे। यानी कि मैं इसी बात को ऐसा कह सकता हूं कि ये दोनों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपस में इक्वल होंगे। यानी कि सर अगर मैं इसको अल्फा बोल दूंगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा सर। तो ये जो मैंने पूरे स्टेटमेंट की कहानी को पहले तरीके से समझाया उसको हमने डायग्राम में ऑब्जर्व भी करके देख लिया कि कहानी को फिट कैसे बैठाना है। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। अब जो दूसरे तरीके से समझाया था उस कहानी को फिट बैठाएंगे, ध्यान से सुनना। तो उसके लिए पहले फिगर को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पे बड़ी सावधानी से हमने अपने फिगर को क्लियर कर लिया है। तो बड़ी सावधानी से यहां पे पूरे फिगर को क्लियर कर लिया सर। तो बेसिक कहानी वही है यहां पे कि एक सर्कल बना लिया, रैंडमली एक्सटर्नल पॉइंट को यहां पे कंसीडर कर लिया। अब अपने एक्सटर्नल पॉइंट से पास करते हुए सर्कल पे दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी लोकेट कर लिया। तो इस स्टेटमेंट की कहानी को जो दूसरे तरीके से मैंने समझाया था, मैंने आपको बोला था सर कि सर्कल के बाहर लाई करने वाले किसी पॉइंट से अगर हम अपने सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं, इसके साथ साथ अगर हम अपने सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स और एक्सटर्नल पॉइंट से कनेक्ट कर लेते हैं। तो पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो सेंटर को पहले दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कनेक्ट कर लिया, इसके अलावा सेंटर को अपने एक्सटर्नल पॉइंट से भी कनेक्ट कर लिया। अब कनेक्ट करने के बाद एंगल्स की दो टाइप की इक्वालिटी मिलती है। जो इक्वालिटी का पहला टाइप है सर, यह कहता है कि अब इस सिचुएशन में सर्कल के सेंटर पे जो दो एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं ये आपस में इक्वल होंगे। तो अब इस सिचुएशन में सर्कल के सेंटर पे क्या क्या एंगल्स बन रहे हैं? तो कह दोगे सर सर्कल के सेंटर पे इस सिचुएशन में ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। अब इन तीनों में से आपको ऑब्जर्व हो रहा है सर कि ये वाला और ये वाला ही एक्यूट है। तो कंसेप्ट के हिसाब से सर्कल के सेंटर पे जो एक्यूट एंगल्स बनेंगे सर वो आपस में इक्वल होंगे। यानी कि मैं कह दूंगा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। यानी कि अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूंगा सर
तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब अपने एंगल्स की दूसरी वाली इक्वालिटी पे चलते हैं। तो अगेन इस सिचुएशन में मुझे ये बोला जा रहा है सर कि एक्सटर्नल पॉइंट पे जो दो एक्यूट एंगल्स बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर सर, तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे अब इस सिचुएशन में बात की जाए सर, तो ये एंगल और ये एंगल बनता हुआ दिख रहा है। समझना बात को सर, ये जो कंस्ट्रक्शन किया है इस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक्सटर्नल पॉइंट पे यही एंगल बन रहा है। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कह रहा हूं, ऐसे कहोगे तो एंगल ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से यही मेरे टारगेट एंगल्स हैं। तो जो लैंग्वेज में बोला उसके हिसाब से एक्सटर्नल पॉइंट पे अब जो दो एंगल्स बन रहे हैं सर, ये दोनों एक्यूट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यानी कि अगर मैं इस वाले एक्यूट एंगल को अल्फा कह देता हूं तो ये वाला एक्यूट एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो स्टेटमेंट की कहानी को जो दोनों तरीकों से मैंने आपको समझाया उसको हमने डायग्राम में इंप्लीमेंट भी कर लिया, डायग्राम में ऑब्जर्व भी कर लिया। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट की कहानी अब आपको समझ में आ गई होगी। अब एक इंटरेस्टिंग डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं आया होगा, इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। डाउट क्या है? देखो, मैं बार बार आपको कहता हूं ना कि मैथ्स में ना इंग्लिश की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना तो आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। क्यों? समझना यहां पे। अब अगर आप यहां पे स्टेटमेंट की कहानी को पढ़ोगे सर, तो यहां नीचे में दे और दे बोला जा रहा है। अब ये दे किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है सर? तो अपने इंग्लिश के कंसेप्ट से कह दोगे सर कि ये जो दे का इस्तेमाल है ये टैंजेंट के लिए हो रहा है। ऊपर में ये जो टैंजेंट्स की बात की गई है इसी के लिए ये दे का इस्तेमाल हो रहा है। यानी इसको अगर मैं पढ़ूं तो ऐसा कह सकता हूं कि इस सिचुएशन में tangents subtend equal angles at the center, tangents are equally inclined to the segment joining the center to that point। अब इस वाले लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, tangents subtend equal angle at the center। ध्यान से समझना, tangents subtend equal angle at the center। अब आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि tangent एक्चुअली में एक स्ट्रेट लाइन होती है और इसके हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है सर कि लाइन सेगमेंट ही किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर सकता है, क्योंकि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं और हम अपने एंड पॉइंट्स को उस पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि एक स्ट्रेट लाइन के केस में कोई भी एंड पॉइंट होता ही नहीं है सर। तो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे आखिर एंगल सबटेंड कैसे करेगा? तो समझना बात को, इसको जब पढ़ोगे तो मन में आपके ये डाउट आना चाहिए सर कि ये बोल रहा है कि टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर एक्चुअली में क्या है सर? एक पॉइंट ही है, यानी टेंजेंट किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं। अब टेंजेंट तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहा है। सुनने में बहुत अटपटा लगता है, अब समझना, यहां पे ध्यान से इस बात को समझना। जब यहां पे टेंजेंट्स बोला जा रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको यह समझ के चलना है, यह मान के चलना है कि टेंजेंट्स के लेंथ की ही बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है सर कि लाइन सेगमेंट ही किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर सकता है। एक स्ट्रेट लाइन अकेला किसी पॉइंट पे एंगल कभी भी सबटेंड नहीं कर सकता, यह हमें बहुत अच्छे से पता है। तो यहां पे डिफॉल्ट तरीके से आपको यह मान के चलना पड़ेगा, यह समझ के चलना पड़ेगा कि टेंजेंट बोल रहा है मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए बात कर रहा है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इस बात को कॉपी पे नोट डाउन कर लो, इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, तो यहां पे अपने स्टेटमेंट की पूरी कहानी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ली। अब यहां पे मुद्दा यह है सर कि अगर कोई हमें सर्कल का सवाल मिलता है तो सवाल को पढ़ के कैसे समझेंगे कि सवाल को सॉल्व करने के लिए ये चौथा वाला थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत है। तो कैसे समझना है, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कॉपी पे नोट करना। तो आंसर कुछ इस प्रकार है, आपने अपना सर्कल का सवाल पढ़ा, सवाल पढ़ के आपको ये रियलाइज हो रहा है, ये ऑब्जर्व हो रहा है कि सवाल के अंतर्गत किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ सवाल की कहानी एंगल के टर्म्स में रिलेटेड है, एंगल के टर्म में घूम रही है। समझना यहां पे मैंने बोला सवाल पढ़ के अगर आपको दो चीजें रियलाइज हो जाए, पहली चीज तो ये सर कि सर्कल के बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं।
अगेन ये भी ऑब्जर्व हो जाए कि सवाल की कहानी एंगल के टर्म में है, तो अगर आपको ये कॉम्बिनेशन किसी सवाल में दिख जाता है, तुरंत सतर्क हो जाना कि उस सवाल को सॉल्व करने के लिए इसी चौथे वाले थ्योरम को अप्लाई करने की जरूरत है। ये कहानी सभी को क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो अभी तक ने हमने अपने स्टेटमेंट की कहानी देख ली और सवाल को पढ़ के कैसे डिसाइड करेंगे कि इस थ्योरम को अप्लाई करना है, यह भी सीख लिया। अब अपने इस थ्योरम का एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन को ध्यान से सुनिएगा। अब अपने थ्योरम का एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि ए और बी की वैल्यूज क्या होगी। वीडियो पॉज करिए, सोचने की कोशिश करिए। तो यहां पे अब सभी के जवाब आने चाहिए। ध्यान से कहानी को समझना। तो कहोगे सर, फिगर को एक नजर में देखते ही मुझे पता लग रहा है कि एक सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से मेरे सर्कल पे दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ फिगर को ऑब्जर्व करके यह भी पता लग रहा है कि जो भी सवाल की कहानी है, जो भी फिगर की कहानी है, वो एंगल के टर्म में है। अब ये दो बातें ऑब्जर्व होते ही सर की बात याद आती है। सर ने कहा था कि अगर किसी सर्कल के सवाल में ये दोनों बातें दिख जाएं, तुरंत समझ जाना उस सवाल को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी चौथे वाले थ्योरम की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोनों बातें दिख गई सर, तुरंत कह देंगे चौथे वाले थ्योरम की मदद से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अपने थ्योरम के एंगल्स के इक्वालिटी वाला रिजल्ट अप्लाई करते हुए यहां पे तुरंत हम कह देंगे सर कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अगेन कह देंगे सर ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि सर अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। अगर ये बी है सर तो ये भी आपका बी डिग्री हो जाएगा। सर तुरंत यहां पे हम कह देंगे। तो हमसे ए और बी पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। तुरंत कह देंगे सर कि इससे क्लियर है कि चूंकि ये एंगल ए है सर, यानी कि एंगल ए 35 डिग्री के बराबर है। अगेन यहां पे तुरंत हम कह देंगे सर कि अपने इस फिगर में हमें बहुत अच्छे से पता है, सर ने बहुत अच्छे से बताया है कि कभी भी अगर टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस बना हो सर, तो आपके पास 90 डिग्री का एक बोनस गिवन डेटा हमेशा अवेलेबल होता है। उसको इस्तेमाल करने में कभी भी हिचकिचाइए मत। तो यहां पे अगर ऊपर वाला ट्रायंगल ले लूं सर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टैंजेंट के साथ रेडियस बना है, यानी कि ये हो गया 90 डिग्री। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखा जाए सर, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये है 35 डिग्री। क्या एंगल बी नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तुरंत कह देंगे सर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि एक्यूट एंगल्स का सम 90 डिग्री की इक्वल होता है, यानी कि सर बी और ये एंगल मिलकर 90 डिग्री होगा। यानी कि इसे क्या देंगे, बी की वैल्यू 90 माइनस 35 यानी कि 55 डिग्री हो जाएगी सर। तो यहां पे एंगल ए भी निकाल लिया, एंगल बी की भी वैल्यू निकाल ली। और अगर ये 55 डिग्री है तो अपने कंसेप्ट के हिसाब से ये वाला एंगल भी 55 डिग्री होगा। कुल मिला के ए बी की वैल्यू पूछी जा रही थी, कैलकुलेट कर लिया। तो यहां पे कंसेप्ट के हिसाब से आपने थ्योरम का इस्तेमाल देखा। अब इसके बाद चलते हैं इस थ्योरम के प्रूफ की कहानी पे। प्रूफ की कहानी को ध्यान से सुनिएगा। अब अपने थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ दैट if two tangents are drawn to a circle from an external point, then number 1 they subtend equal angles at the center. Number 2 they are equally inclined to the segment joining the center to that point. तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक सर्कल के बाहर लाई करने वाले किसी पॉइंट से अगर हम उसी सर्कल पे दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं, तो इस सिचुएशन में अब हमें एंगल वाली दो कहानी साबित करनी है। क्या क्या कहानी, ध्यान से सुनना। तो पहले एंगल की कहानी में मुझे यह साबित करना है कि दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी, ये लेंथ सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। इसके अलावा एंगल वाली दूसरी कहानी यह साबित करनी है कि सर्कल के सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलेगा, उस लाइन सेगमेंट के अबाउट मेरे दोनों टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड होंगे। अब अपने इस कहानी के अनुसार डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। कहानी से यह क्लियर है
कि एक सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत है, तो फटाफट तरीके से एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो रैंडमली यहां पे अपने सर्कल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अगेन कहानी से क्लियर है कि सर्कल के सेंटर की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे सर्कल के सेंटर को लोकेट कर लिया। अगेन कहानी से क्लियर है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट को ड्रॉ करना है, तो यहां पे बिल्कुल रैंडम तरीके से सर्कल के बाहर अपने एक्सटर्नल पॉइंट को मान लो यहां कहीं पे लोकेट कर लेते हैं। अगेन कहानी से क्लियर है कि अपने इस एक्सटर्नल पॉइंट से पास करते हुए सर्कल पे दो टैंजेंट्स बनाने हैं, टैंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं सर। तो इससे पास करता हुआ एक टैंजेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहां पे। अगेन इससे पास करता हुआ एक और टैंजेंट कुछ इस तरीके से यहां पे हो जाएगा, जहां पे कह देंगे सर इस वाले टैंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस वाले टैंजेंट के लिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगेन कहानी से मुझे ये क्लियर है सर कि मुझे अपने सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके साथ साथ एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करना है। तो अपने सर्कल के सेंटर को सबसे पहले हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर लिया, इसके साथ साथ अपने सर्कल के सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से भी ज्वाइन कर लिया। अब जाके फिगर की कहानी होती है कंप्लीट। अब मुझे अपने इस फिगर में गिवन डेटा की मदद से यह साबित करके दिखाना है सर कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अगेन इसके साथ साथ यह भी साबित करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो फिगर की कहानी सभी को समझ में आई, बिल्कुल आनी चाहिए। अब कॉमन सेंस की बात है कि हमें जो प्रूफ करना है उस प्रूफ के लिए हम इसी फिगर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसी फिगर में मैथमेटिक्स लगने वाली है, यानी कि फिगर का नामकरण पूरा होना चाहिए। तो फटाफट तरीके से फिगर में नामकरण को कंप्लीट करते हैं। तो रैंडमली इस बाहर वाले एक्सटर्नल पॉइंट को ए कह दिया, रैंडमली इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पी कह दिया, रैंडमली इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्यू कह दिया, रैंडमली इस सर्कल के सेंटर को ओ कह दिया। तो नामकरण की भी कहानी हमने यहां पे कंप्लीट कर ली है। अब आ जाते हैं पर्दा हटा के अपने इस फिगर पे। तो आप देख पा रहे होगे बिल्कुल सेम टाइप का फिगर है, जहां पे हमें यह साबित करना है, यह प्रूफ करना है कि यह एंगल इसके बराबर होगा, इसके साथ साथ ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो अब अपनी पूरी एनालिसिस यहां पे शिफ्ट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। तो यहां पे अब अपनी मैथमेटिकल एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो कैसे साबित करेंगे सर ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा? अब देखो कई तरीके से सोच सकते हो। सोचने का पहला तरीका, कहोगे सर जाना पहचाना फिगर है, इस फिगर की एनालिसिस ऑलरेडी हमने थ्योरम नंबर 3 में सीख ली है। तो तुरंत मुझे हिंट मिलता है कि वो जो हमने एनालाइज करने का तरीका सीखा था उसी तरीके की मदद से यहां पे थ्योरम नंबर 4 को भी प्रूव कर लेंगे। अगेन एक और तरीके से यहां पे आपको समझ में आता है कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो आपको हिंट मिलना चाहिए सर कि मैंने थ्योरम नंबर 4 को स्टार्ट करते समय ही बोला था कि थ्योरम नंबर 4 जो है ये थ्योरम नंबर 3 का ही एक्सटेंशन है। तो अगर 3 का ही एक्सटेंशन है, इसी बात को सुन के ही हिंट मिलता है कि अपने थ्योरम नंबर 3 में हमने इस फिगर का जिस तरीके से एनालिसिस किया था, बिल्कुल उसी एनालिसिस से अपने थ्योरम नंबर 4 को भी प्रूव कर लेंगे। एक और तरीके से समझ में आता है सर कैसे प्रूव करेंगे, समझना। तो कुल मिला के फिगर में अब मुद्दा यह है सर कि मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं और मुझे अपने इन दो ट्रायंगल्स में कुछ एंगल्स को इक्वल साबित करना है। तो जवाब दीजिए अब आप कि दो ट्रायंगल्स में कुछ एंगल्स को इक्वल साबित करना है। क्या दिमाग लगा सकते हो? फट से आपका यहां पे जवाब आएगा सर कि अपने दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर कर देंगे, काम हो जाएगा। अब दो ट्रायंगल्स को कभी भी कंपेयर करने की बात होती है तो हमारे पास दो रास्ते अवेलेबल होते हैं सर, एक कंग्रुएंसी का रास्ता, एक सिमिलैरिटी का रास्ता। तो अब मुद्दा यह है सर कि अपने दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंसी वाले रास्ते से आगे बढ़ते हुए एंगल्स इक्वल दिखा दें या फिर सिमिलैरिटी वाले रास्ते से आगे बढ़ते हुए इक्वल दिखा दें। तो इसका जवाब होगा आप दोनों रास्तों से काम कर सकते हो सर। तो सबसे पहले अपने कंग्रुएंसी वाला रास्ता देखते हैं, ध्यान से सुनना। तो अगेन मैंने आपको यह सिखा दिया है कि कभी भी कोई ऐसा सर्कल में फिगर मिले जहां पे टैंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस आपस में कनेक्टेड हो,
तो तुरंत आपके पास एक बोनस गिवन डेटा के फॉर्म में 90 डिग्री मिल जाता है। सिखाया कि नहीं? बिल्कुल सिखाया सर। तो ऐसी कहानी फिगर में दिख रही है कि आप बिल्कुल दिख रही है, उस चीज को हाईलाइट करिए। तो कह दोगे सर कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टैंजेंट रेडियस कनेक्टेड है, यानी कि ये 90 डिग्री। अगेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टैंजेंट रेडियस कनेक्टेड है, ये 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री की कहानी मिली है, ये मेरे लिए एक बोनस डेटा की तरह काम करेगी। तो अब मुझे कंग्रुएंसी से आगे बढ़ना है, तो ध्यान से सुनना। तो दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट करना कई तरीके से जानते हैं। ऑलरेडी थ्योरम नंबर 3 में मैंने आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को आरएचएस क्राइटेरिया से कंग्रुएंट करना सिखा दिया सर। तो एक क्राइटेरिया तो ऑलरेडी आपको यहां पे कंग्रुएंट करने का पता है। अब मैं ये सोच रहा हूं सर कि और किसी क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। समझना बात को यहां पे। तो अगर मैं सबसे पहले अपने कंग्रुएंसी में प्योरली साइड वाला क्राइटेरिया सोचूं सर, तो प्योरली साइड वाला क्राइटेरिया ट्रिपल एस होता है। तो क्या ट्रिपल एस से कंग्रुएंट हो जाएगा? चेक करके देखते हैं। तो कह दोगे सर दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन साइड, तो एक एस मिल गया। अगेन कह दोगे सर इस ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला साइड, नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला साइड, यानी एक और एस मिल गया। अगेन यहां पे कह दोगे कि थ्योरम नंबर 3 में हमने ये साबित किया था सर कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले टैंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, यानी कि अपने थ्योरम नंबर 3 के रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए यहां पे कह देंगे ये लेंथ इसके बराबर। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले ट्रायंगल का ये साइड, नीचे वाला ट्रायंगल का ये साइड आपस में इक्वल। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से बड़ी आसानी से हमने अपने ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट साबित कर दिया। उसके बाद बहुत ही आराम से सीपीसीडी से इन एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहां पे आरएचएस के अलावा ट्रिपल एस की मदद से कंग्रुएंट साबित कर सकते हैं। और कोई क्राइटेरिया सोच सकते हो क्या कंग्रुएंसी का? तो कहोगे सर इसके अलावा साइड एंगल के कॉम्बिनेशन का क्राइटेरिया जानते हैं। अब कॉम्बिनेशन में सबसे पहले एसएएस के लिए दिमाग लगाते हैं, ध्यान देना यहां पे। तो कहोगे सर इस क्राइटेरिया पे दिमाग लगाने के लिए कोई एंगल का डेटा गिवन होना चाहिए। तो बिल्कुल गिवन है सर। यहां पे मुझे पता है इस ट्रायंगल में ये 90, इस ट्रायंगल में ये 90, तो एंगल का डेटा गिवन है। तो अपने नॉलेज से कह देंगे सर कि अगर इस क्राइटेरिया को फिट बैठाना है तो मेरे ट्रायंगल्स के ये एंगल्स इंक्लूडेड एंगल्स की तरह काम करेंगे, और अगर ये एंगल्स इंक्लूडेड एंगल की तरह काम करेंगे यानी कि कह दूंगा सर इस ट्रायंगल में अगर ये इंक्लूडेड एंगल है यानी कि ये और ये मेरा टारगेट साइड होगा। अगेन कह देंगे सर इस वाले ट्रायंगल में चूंकि ये इंक्लूडेड एंगल है तो ये और ये मेरा टारगेट साइड होगा सर। यानी कि यहां पे हमारे इंक्लूडेड एंगल्स तो इक्वल हैं, यानी ए की कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब इन साइड की कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो काम हो जाएगा। तो तुरंत फिगर में आप कह दोगे सर कि ये लेंथ इसके बराबर एक एस मिल गया। अगेन ये लेंथ इसके बराबर एक और एस मिल गया। तो यहां पे बड़ी आसानी से आपने एसएएस क्राइटेरिया के मदद से भी अपने ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट साबित कर दिया। तो इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके आप ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट साबित कर दो। उसके बाद सीपीसीटी से हम ये कह सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में बराबर होंगे। सर कहानी समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए। तो यहां पे कंग्रुएंसी वाला रास्ता लेके देखा, अब सिमिलैरिटी वाला रास्ता लेके देखते हैं। ध्यान से सुनना यहां पे। अब अगर सिमिलैरिटी वाले रास्ते पे सोचा जाए सर, तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है कि सिमिलैरिटी पे सोचना हो तो सबसे सिंपल वाला क्राइटेरिया यानी कि डबल ए के लिए सोचो। अब समझना, डबल ए के लिए दोनों ट्रायंगल्स में दो दो एंगल की कहानी मिलनी चाहिए, जबकि आपको पता है गिवन डेटा के हिसाब से कि दोनों ट्रायंगल में सिर्फ एक ही एंगल की कहानी गिवन है। यानी कि सर डबल ए से भी सिमिलर नहीं साबित होगा, ट्रिपल ए से भी सिमिलर साबित नहीं होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्योरली साइड वाला क्राइटेरिया सोचते हैं। तो प्योरली साइड वाला क्राइटेरिया अगर यहां पे सोचे सर, तो यहां पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि चूंकि ये और ये आपस में बराबर, यानी कि सर अपने दोनों ट्रायंगल्स में इनका रेशियो 1 आ जाएगा। अगेन समझना, इन ट्रायंगल्स में ये और ये बराबर, यानी कि अगेन इनका रेशियो 1 आ जाएगा।
अगेन दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है तो कॉमन का ही रेशियो लेंगे, 1 आ जाएगा। तो मुझे अपने दोनों ट्रायंगल्स में यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है और ये इसी के करस्पॉन्डिंग है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, यानी ट्रिपल एस की कहानी फुलफिल हो रही है सर। तो ट्रिपल एस से सिमिलर साबित हो जाएगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने एंगल वाला रिजल्ट इस्तेमाल कर देंगे सर, तो सीपीएसटी के मदद से एंगल की कहानी भी प्रूव हो जाएगी। तो सिमिलैरिटी की बात की जाए तो ऑलरेडी मैंने आपको आरएचएस क्राइटेरिया से सिमिलर करना सिखा दिया। उसके अलावा अब आप ट्रिपल एस की मदद से भी ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करके आगे बात कर सकते हो। और किसी क्राइटेरिया से सिमिलर कर सकते हो? बिल्कुल सर, यहां पे अगेन एसएएस को भी फिट बैठाया जा सकता है। क्या दोगे सर? इस ट्रायंगल में ये इंक्लूडेड एंगल, इस ट्रायंगल में ये इंक्लूडेड एंगल, तो एक ही कहानी तो मिल गई सर। इसके अलावा अगर साइड की कहानी पे बात की जाए सर, तो मुझे पता है इंक्लूडेड एंगल के हिसाब से इस ट्रायंगल में इन साइड्स, इस ट्रायंगल में इन साइड्स की बात होनी चाहिए। अगेन मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो इनका रेशियो 1 आ जाएगा। अगेन चूंकि ये आपस में बराबर है, इनका रेशियो भी 1 आ जाएगा। तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है अपने इंक्लूडेड एंगल के हिसाब से कि दोनों साइड के रेशियो की कहानी इक्वल है, यानी कि हमने सक्सेसफुली अपने ट्रायंगल्स को एसएएस क्राइटेरिया से भी सिमिलर साबित कर दिया। अब एक बार सिमिलर साबित कर दिया, उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंगल की कहानी लिख लेंगे, तो एंगल के टर्म्स में जो प्रूव करना है प्रूव हो जाएगा। तो कई तरीके से सिमिलर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते आपको दिख गए हैं। एग्जाम में आप कोई भी रास्ता ले लेना, कंग्रुएंसी का कोई भी रास्ता ले लो या फिर सिमिलैरिटी का कोई भी रास्ता ले लो, आपकी मर्जी। मैं आप लोगों को एक एक कंग्रुएंसी, एक एक सिमिलैरिटी का रास्ता लिख के दिखा देता हूं, ध्यान देना। तो किसी भी प्रूफ के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या जानते हैं सर? तो बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से होता है सर कि सबसे पहले होता है गिवन, इसके बाद होता है सर टू प्रूफ, इसके बाद होता है सर थ्योरम्स स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड, इसके बाद होता है सर कंस्ट्रक्शन और फाइनली इसके बाद होता है प्रूफ। तो इनमें क्या क्या लिखना है इसको यहां पे देख लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या कहानी है? सर्कल गिवन है सर, तो रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका सीखा उसको लिख लो। तो यहां पे कह देंगे सर अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब देखो यहां पे चूंकि OQ भी रेडियस का काम कर रहा है, OP भी रेडियस का काम कर रहा है, तो OQ लिखें कि OP लिखें उससे ज्यादा बेटर है सिंपली रैंडमली अपने सर्कल के रेडियस को कुछ R यूनिट्स या कुछ A यूनिट्स या कुछ B यूनिट्स कह दो, आसानी से रिप्रेजेंट कर लोगे। तो रैंडमली यहां पे कह दिया कि एक सर्कल है विद सेंटर O एंड रेडियस R यूनिट्स। अब इसके अलावा आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाया है सर्कल पे, इसको लिख लो। यहां पे कॉमा लिखोगे सर कि टेंजेंट्स AP and AQ are drawn to the circle from point A। और क्या क्या आपने ड्रॉ किया है सर? तो गिवन डेटा में आपने सेंटर को इससे 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 ज्वाइन किया है, इसको भी मेंशन करो। तो यहां पे कह देंगे सर ऑल्सो ज्वाइन O to P, Q and A, also join O to P, Q and A। ये यहां पे लिख लोगे। अब इसके साथ आपका गिवन डेटा कंप्लीट होता है। समझना बात को सर, ये जो ज्वाइनिंग वाली बात है ना, ये ऑलरेडी आपको गिवन है, क्योंकि जब तक ज्वाइन करोगे नहीं तब तक इनकी बात कैसे करोगे? तो समझना बात को, आपने चीजों को प्रूव करने के लिए अलग से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, आपके सिचुएशन के हिसाब से ऑलरेडी ये कहानी गिवन है। इसी वजह से यहां पे थ्योरम नंबर 4 में ये कहानी गिवन डेटा में आ जाएगी सर। अब इसके साथ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है समझना है यहां पे। तो हमें यहां पे ये एंगल वाली कहानी प्रूव करनी है, लिख लेते हैं सर। तो सबसे पहले तो एंगल POA इज इक्वल टू एंगल QOA ये मुझे प्रूव करना है। इसके साथ साथ एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल QAO, ये दोनों एंगल की कहानी, ये दोनों एंगल वाला रिजल्ट प्रूव करना है। इसके बाद थ्योरम स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड, तो क्या इस्तेमाल करोगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा
कि आप कंग्रुएंसी का रास्ता लेते हो कि सिमिलैरिटी का, और अगर इनका रास्ता ले रहे हो तो इनमें भी कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल कर रहे हो। मान लो सबसे पहले आपको कंग्रुएंसी वाला रास्ता दिखाता हूं और ट्रिपल एस के टर्म्स में कैसे लिखना है यह मैं आपको यहां पे सिखा देता हूं। बाकी क्राइटेरिया के टर्म में प्रूफ करना आपका होमवर्क यहां पे रहेगा सर। तो मैं आपको कंग्रुएंसी में पहले ट्रिपल एस का रास्ता दिखाता हूं। तो ट्रिपल एस के रास्ते के हिसाब से आपको रिकॉल होना चाहिए क्या क्या यहां पे लिखने वाले हैं। तो आपको पता है सर ये इसके बराबर होगा, ये वाली चीज इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहां पे लिख लेंगे कि वी नो दैट if from an external point two tangents are drawn to a circle then the length of those tangents are equal। तो यहां पे एक ये वाली चीज आपने इस्तेमाल की थ्योरम स्लैश फॉर्मूलेज यूज्ड में। इसके अलावा ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी का भी इस्तेमाल किया, इसको भी मेंशन करोगे ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी। तो ये दो बातें थ्योरम स्लैश फॉर्मूलेज यूज में मेंशन करोगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन अलग से आपने कुछ भी नहीं किया है, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन में नील लिख देना सर। क्या लिख दोगे? नील। अब फाइनली आ जाते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ की कहानी को ध्यान से सुनना। तो कैसे लिखना है आपको पता है, पहले रफ में जाते हैं, फटाफट नोटेशन देख लेते हैं सर। तो मान लो अपने ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल को रैंडमली ट्रायंगल APO कह देते हैं सर। तो इस नोटेशन के हिसाब से यहां पे दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लिख लेंगे समझना। तो यहां पे अगर देखा जाए तो मुझे पता है सर कि एंगल P के करस्पॉन्डिंग एंगल Q है, P बीच में है यानी कि Q बीच में आ जाएगा। अगेन यहां पे कहानी को देखिए सर, आपको दिख रहा है AP के करस्पॉन्डिंग AQ जाएगा, तो AP पहला 2 है तो AQ पहला 2 बनना चाहिए, यानी कि ऑटोमेटिकली क्लियर है कि यहां पे A होना चाहिए। अब दूसरे ट्रायंगल के नाम के अल्फाबेट है AQ और O। AQ ऑलरेडी इस्तेमाल हो गया, खाली जगह पे O डाल दिया तो सिमिलैरिटी का नोटेशन मिल गया। अब इसी तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, तो यहां पे प्रूफ की कहानी में लिखेंगे सर इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल AQO। सबसे पहले मान लो अपने कॉमन साइड की कहानी बता देते हैं, तो यहां पे बोल देंगे सर AO बराबर AO। यहां पे अपने ऑर्डर को ध्यान से देखते हुए बोल देंगे सर AO बराबर AO। यहां पे कह दोगे कॉमन साइड इन बोथ ट्रायंगल्स, कॉमन साइड इन बोथ ट्रायंगल्स, ये बोल दोगे सर। इसको बोल दोगे मान लो इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद नीचे लिख लेते हैं, अब मान लो रेडियाई की कहानी यूज कर लेते हैं, तो कह दोगे सर यहां पे OP बराबर OQ। समझना सर, मान लो मैं OP को PO करके बोलता हूं अपने ऑर्डर के हिसाब से, तो PO बराबर QO बोल देंगे। तो यहां पे कह देंगे PO बराबर QO, ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे सर, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे सर। इसके बाद यहां पे तीसरी सिचुएशन क्या है सर, तो यहां पे अब अपने टेंजेंट के लेंथ वाली बात कर लेते हैं। तो यहां पे अगेन लिखने के ऑर्डर के हिसाब से क्या दोगे AP बराबर AQ। तो यहां पे लिख लोगे AP बराबर AQ, ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे, सिंस वी नो दैट इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल देन द लेंथ ऑफ दोस टेंजेंट्स आर इक्वल। और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इतना पहले फटाफट लिखो। अब इसके बाद यहां पे कह देंगे सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 वी कैन से दैट ट्रायंगल APO इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल AQO, ब्रैकेट में बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो इसी तरीके से दूसरे क्राइटेरिया से प्रूव करना अच्छे से लिख के आपका होमवर्क रहेगा। अब इसके बाद इन एंगल्स की इक्वालिटी CP/CD से शो कर देते हैं। तो यहां पे कह देंगे सबसे पहले मान लो इस एंगल को लिखने के ऑर्डर के हिसाब से ये एंगल AOP। तो AOP का मतलब है पहले A से O तक गया फिर O से P तक आया सर। तो एंगल AOP बराबर यहां पे अब कह देंगे एंगल AOP बराबर इसी ऑर्डर के हिसाब से पहले यहां से यहां फिर यहां से यहां जाएंगे, यानी एंगल AOQ, एंगल AOQ ये लिख लिया सर। इन एंगल्स को इक्वल साबित कर दिया। अब इधर आ जाते हैं, अगेन ध्यान देना। अब इधर आ जाएंगे सर, तो लिखने के ऑर्डर के हिसाब से मान लो इसको एंगल PAO कह देते हैं। तो PAO यानी कि आप यहां से यहां गए हो फिर यहां से यहां, यानी उस हिसाब से यहां से यहां फिर यहां से यहां। तो एंगल PAO बराबर यहां पे एंगल QAO हो जाएगा सर,
एंगल QAO हो जाएगा, और यहां पे कॉमन सा ब्रैकेट देके बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, हेंस प्रूव्ड। तो अगर आप कंग्रुएंसी में ट्रिपल एस का सहारा लेते हो तो ऐसे प्रूव कर दोगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। मान लो कोई स्टूडेंट सिमिलैरिटी का सहारा लेता, उसको देख लेते हैं, अगेन ध्यान देना यहां पे। तो सिमिलैरिटी को मान लो यहां पे एस से प्रूव कर देते हैं सर। सिमिलैरिटी के लिए SAS वाला क्राइटेरिया लेते हैं, जो बचे हुए क्राइटेरिया से आपको समझाया उससे अच्छे तरीके से लिख के करना आपका होमवर्क रहेगा, तो ध्यान से सुनना। तो अब आपने ना एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व कर ली होगी, आपने ये ऑब्जर्व कर लिया होगा सर कि अगर मेरे ट्रायंगल्स कंग्रुएंट और सिमिलर दोनों हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो नोटेशन कंग्रुएंसी में आता है सेम नोटेशन सिमिलैरिटी में भी काम कर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात को याद रखना, याद रखते हुए बिना ज्यादा दिमाग लगाए सीधे इसी नोटेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं सर SAS। तो इसके हिसाब से पहले एंगल की कहानी लिख लेते हैं। तो एंगल APO यहां पे कह देंगे सर, एंगल APO इज इक्वल टू, अब देखो APO बोलने के लिए मैं ऐसा चला, यानी इसी ऑर्डर के हिसाब से ऐसा कह देंगे, एंगल AQO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन दीजिए, वी नो दैट रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, इसको नंबर 1 कह देंगे सर। इसके बाद साइड वाली कहानी लिख लेते हैं। तो मुझे पता है सर यहां पे 2 और यहां पे ये 2 की कहानी, इनका रेशियो यूज होने वाला है। सबसे पहले इनका रेशियो देख लेते हैं। तो यहां पे लिखने के ऑर्डर के हिसाब से कह देंगे सर AP और AQ आने वाला है, तो यहां पे कह देंगे सर AP बाई AQ बराबर 1। रीजन क्या दोगे, ब्रैकेट में सिंस वी नो दैट if two tangents are drawn from an external point to a circle the length of those tangents are equal, ये बोल दिया सर। इसके नीचे क्या लिखोगे, अब देखो इसके नीचे आप यहां पे लिख लोगे, अब इनकी बात कर लो। तो मान लो मैं OP कहता हूं, तो OP ना बोल के चलो PO बोल देता हूं, तो PO उसी ऑर्डर के हिसाब से QO हो जाएगा सर। तो यहां पे PO बाई QO बराबर 1। अगेन रीजन, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल। इसके बाद फ्रॉम अबव वी कैन से दैट AP बाई AQ इज इक्वल टू PO बाई QO, और इसको इक्वेशन नंबर आप क्या कह दोगे, इक्वेशन नंबर 2 कह दो। अब ये बोलने के बाद हम बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी कैन से दैट, क्या से कर सकते हैं सर, तो वी कैन से दैट ट्रायंगल APO इज सिमिलर टू ट्रायंगल आपका AQO, ब्रैकेट में बाई सासबहू क्राइटेरिया, तो बाई SAS क्राइटेरिया, ये हमने कर दिया प्रूफ। इसके बाद अब CPST की मदद से यहां पे कह देंगे देयरफॉर एंगल AOP। अब देखो AOP बोल रहा हूं तो मैं यहां से यहां गया, इसके बाद यहां आया, यानी इसी ऑर्डर के हिसाब से यहां से यहां फिर यहां, तो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOQ, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOQ, ये बोल दिया। इसके अलावा इधर वाले एंगल पे आ जाइए, तो अगेन राइटिंग ऑर्डर चेक कर लेते हैं सर। तो मान लो PAO कह देते हैं, तो PAO का मतलब यहां से यहां फिर यहां, इसके बाद यहां से यहां फिर यहां, यानी इस ऑर्डर के हिसाब से एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल QAO, तो PAO QAO ये बराबर बाई CPST, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, हेंस प्रूव्ड। तो बाकी जो क्राइटेरिया आपको सिमिलैरिटी के बताएं उससे अच्छे तरीके से लिख के प्रूफ करना आपका होमवर्क रहेगा। इतना कर दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो प्रूफ की कहानी सभी को क्लियर हुई क्या, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जानो सर, एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है ना कि थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 को एक साथ मिला के प्रूफ करने दे, यानी कि आपको ये इसके बराबर होगा ये तो प्रूफ करने दे ही, इसके साथ साथ ये एंगल्स बराबर होंगे ये भी प्रूफ करने दे। अब अगर ऐसे प्रूफ आता है तब कैसे प्रूफ करना है समझना। अगर आप कंग्रुएंसी का रास्ता लोगे तो आपको ये इसके बराबर होगा, प्रूफ करने के लिए RHS क्राइटेरिया का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसी का सहारा लेते हुए CPCT से ये इसके बराबर, इसके साथ साथ उसी CPCT से ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूव कर देना, हेंस प्रूव्ड।
अगर आप सिमिलैरिटी का सहारा लेते हो, अगेन आरएचएस क्राइटेरिया से ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दोगे, उसके बाद साइड के रेशियो का रिजल्ट यूज करोगे, ये इसके बराबर प्रूव हो जाएगा। अगेन उसके बाद उसी सवाल में एंगल वाली कहानी यूज कर दोगे तो ये एंगल की कहानी प्रूव हो जाएगी। तो अगर थ्योरम नंबर 3 और 4 एक साथ कंबाइंड वे में प्रूव में पूछा जाता है तो कैसे बढ़ना है, कैसे प्रूव करना है, यह भी समझा दिया। फटाफट कहानी को यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, जो बताया इंपॉर्टेंट चीजें लगी, फटाफट कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रूफ की कहानी सभी को क्लियर हुई, क्लियर होनी चाहिए। अब एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेते हैं, तो यहां पे ध्यान से सुनना। अब अपना प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेते हैं। सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है इन द गिवन फिगर, सवाल ने हमें एक फिगर प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद आगे सवाल कहता है इफ एंगल AOB इज इक्वल टू 125 डिग्री देन एंगल COD इज इक्वल टू व्हाट। अब फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सवाल ने हमें एक फिगर प्रोवाइड कर दिया है, इसके अलावा सवाल ने गिवन डेटा के फॉर्म में हमें यह बता दिया है कि एंगल AOB 125 डिग्री के बराबर है। अब इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद सवाल हमसे एंगल COD की वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो यहां पे अब सॉल्यूशन की कहानी सोचना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले अपने फिगर में अपने गिवन डेटा और फाइंड आउट करने वाले डेटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो कहोगे सर फिगर में गिवन डेटा ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है, तो यहां पे फाइंड आउट करने वाले डेटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एंगल COD पता करना है, ये रहा सर एंगल COD, इसी की वैल्यू हमें पता करनी है। अब यहां पे दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं सर। तो यहां पे फिगर को ध्यान से देखिए, जो भी सिखाया है उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। वीडियो को 5 मिनट मिनिमम पॉज करके दिमाग लगाइए और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो अभी फिगर को यहां पे वीडियो को पॉज करिए और कम से कम 5 मिनट फिगर पे जरूर सोचिए, उसके बाद वीडियो को प्ले करना। तो आई होप यहां पे जो भी सिखाया है आप लोगों ने सोचने की कोशिश की होगी। अब देखो कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैसे दिमाग लगाना है, ध्यान से सुनना। तो फिगर को एक नजर में देखते ही 2 इंपॉर्टेंट चीजें ऑब्जर्व होती है। क्या क्या समझना। पहली इंपॉर्टेंट चीज, मुझे फिगर में दिख रहा है सर कि सर्कल के बाहर कुल मिला के 4 एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं और इन चारों के चारों एक्सटर्नल पॉइंट से मेरे सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। पहली नजर में सबसे पहले मुझे यह दिख रहा है कि एक ये एक्सटर्नल पॉइंट, एक ये एक्सटर्नल पॉइंट, एक ये एक्सटर्नल पॉइंट, एक ये एक्सटर्नल पॉइंट, और चारों एक्सटर्नल पॉइंट के केस में मुझे दिख रहा है सर कि इन पॉइंट से मेरे सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। देखो यहां पे सर, यहां से 2 टेंजेंट्स, यहां से 2 टेंजेंट्स, यहां से 2 टेंजेंट्स, यहां से 2 टेंजेंट्स। तो सबसे पहली चीज मुझे यह ऑब्जर्व हो रही है, इसके साथ साथ मुझे अपने फिगर में यह ऑब्जर्व हो रहा है कि पूरी कहानी एंगल के टर्म में। अब इन 2 बातों से आपके दिमाग में कुछ हिट किया क्या, कुछ स्ट्राइक किया क्या? बिल्कुल करना चाहिए। अभी अभी प्रिंस सर ने पढ़ाया कि कोई भी सर्कल का सवाल ऐसा मिलता है जहां पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स बन रहे हो, इसके साथ साथ पूरे सवाल की कहानी एंगल के टर्म में हो, तो तुरंत समझ जाना इस सिचुएशन में सवाल को सॉल्व करने के लिए थ्योरम नंबर 4 की जरूरत पड़ने वाली है। तो बिल्कुल ये कहानी यहां पे फिट बैठती हुई दिख रही है। मुझे दिख रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स बनाए गए हैं, इसके साथ साथ सवाल की पूरी कहानी एंगल के टर्म में है। तो दोनों बातें फिट बैठ रही है। तुरंत कह देंगे सर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अपने इस थ्योरम नंबर 4 की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहां पे मुद्दा यह है सर कि थ्योरम नंबर 4 में हमने जो एंगल्स की इक्वालिटी सीखी उसको यहां पे जरूरत के हिसाब से अप्लाई कैसे करेंगे। तो अपने थ्योरम नंबर 4 के एंगल की कहानी को अप्लाई कैसे करना है इसको समझते हैं, ध्यान से सुनना। तो एप्लीकेशन पे जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज को यहां पे ऑब्जर्व करना। देखो आपके सामने थ्योरम नंबर 4 की कहानी को एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं। एक सर्कल बना लिया, सर्कल में सेंटर को लोकेट कर लिया, बाहर में कोई एक्सटर्नल पॉइंट बना लिया। अब यहां से टेंजेंट्स बना लेते हैं,
एक टेंजेंट इस तरीके से बना लिया, एक टेंजेंट यहां पे इस तरीके से बना लिया, यहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, यहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। समझना बिल्कुल ध्यान से। तो अब इसको यहां से ज्वाइन कर लिया, मान लो दूसरे कलर से ज्वाइन कर लेते हैं यहां पे सर। तो यहां पे इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया। तो हमने जो पढ़ा है अपने थ्योरम नंबर 4 में, उस कहानी के हिसाब से हम ये जानते हैं कि जैसे ही मुझे इस टाइप का फिगर दिखेगा, तुरंत हम बोल देंगे ये एंगल इसके बराबर होगा। अगेन हम ये भी बोल देंगे ये एंगल इसके बराबर होगा। तुरंत कह दोगे सर, कहीं पे भी सर्कल में इस टाइप का मिलता जुलता फिगर दिखता है, तुरंत इन एंगल्स की इक्वालिटी पे बात कर सकते हैं। अब देखो ना, इस चीज को बिल्कुल रटना मत। रटना इसलिए नहीं क्योंकि समझना, कई बार आपके साथ सवाल खेल सकता है और ये गायब कर देगा, ये गायब कर देगा, इतनी चीजें गायब कर देगा। अब समझना बात को, अगर मैं इस फिगर से रेडियस को गायब कर दूं तो क्या ये वाली इक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी? बिल्कुल नहीं सर। आप रेडियस हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मैं ये बोल सकता हूं कि सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट मिलता है, वो लाइन सेगमेंट के अबाउट दोनों टैंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। देखो एक चीज दिमाग में रखना, इस रिजल्ट में जो एंगल्स की इक्वालिटी की दो कहानी मिली थी, ये दोनों कहानियां बिल्कुल एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। यानी कि जरूरत के हिसाब से आप इस कहानी को सेपरेटली या फिर इधर वाली कहानी को सेपरेटली इस्तेमाल कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि हर सवाल में दोनों कहानी की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है किसी सवाल में बस इतने कहानी की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है किसी सवाल में बस इतने कहानी की जरूरत पड़ जाए। तो इस चीज को यहां पे दिमाग में रखना और इस फिगर को पूरा रटना मत, ऐसे भी फिगर को ध्यान में रखना, क्योंकि हो सकता है कुछ सवाल आधी कहानी से ही सॉल्व हो जाए। तो अगर ऐसा फिगर भी आपको मिलता है ना, तो इसके लिए सतर्क रहना। इसलिए अलग से आपको समझा दिया कि इस फिगर में भी बिना किसी दिक्कत के बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अभी तो साबित करके आ रहे हैं सर। तो इस फिगर को भी ध्यान में रखना। अब आपसे कहता हूं, कुछ अब आपको हिंट मिलना चाहिए। फिर से सोचो वीडियो पॉज करके। अब कुछ हिंट मिला, आप देखो क्या हिंट मिलना चाहिए। अब तुरंत आप कह दोगे सर कि इस टाइप की जो सिचुएशन है, ये मुझे अपने फिगर में कई जगहों पे दिख रही है। कहोगे इस टाइप की जो सिचुएशन थी सर, ये मुझे अपने फिगर में कई जगहों पे दिख रही है। इनफैक्ट मुझे इस टाइप की सिचुएशन जो है सर, अपने फिगर में हर एक्सटर्नल पॉइंट पे दिख रही है। तो सवाल पढ़ के, सवाल को एनालाइज करके ये मुझे समझ में आ गया है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए चौथे थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। अब चौथे थ्योरम में तो एंगल के दो टाइप के रिजल्ट आते हैं। तो मुद्दा यह है, दोनों टाइप के रिजल्ट का इस्तेमाल करना है या किसी एक रिजल्ट से काम हो जाएगा। तो अभी जो हमने एनालाइज किया जस्ट, उसके हिसाब से समझ में आ रहा है सर कि इस फिगर के मुताबिक आधे एंगल वाले रिजल्ट से काम हो जाना चाहिए, क्योंकि इस फिगर के टाइप की कहानी यहां पे मुझे यहां पे भी दिख रही है, यहां पे भी दिख रही है, यहां पे भी दिख रही है, यहां पे भी दिख रही है। अब ये जो कहानी दिख रही है ना सर, इसके हिसाब से बात कर लेते हैं। जो समझ में आया है उसको हाईलाइट कर लेते हैं, एक एक करके हर एक्सटर्नल पॉइंट को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे। कह देंगे सर यहां से सर्कल पे दो टैंजेंट्स बनाए जा रहे हैं, तो तुरंत ये मुझे पता है पहले से कि एंगल वाली कहानी इस्तेमाल करनी है। और चूंकि मिलता जुलता फिगर है, तुरंत कह देंगे सर एंगल वाली आधी कहानी से काम हो जाना चाहिए। यानी कि अपने इस फिगर में अभी फिलहाल कह देंगे सर कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले एक्सटर्नल पॉइंट पे आते हैं। अब मान लो बी पे आते हैं, तो यहां पे अगेन कह देंगे एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टैंजेंट्स, मिलता जुलता फिगर जिसकी कहानी सिखाई, तो कंसेप्ट के हिसाब से कह देंगे सर ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर हो जाएगा। अगेन समझना, अब अपने एक्सटर्नल पॉइंट सी पे आ जाते हैं। तो अब अगर अपने एक्सटर्नल पॉइंट सी पे आ जाए, तो अगेन दिख रहा है सर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टैंजेंट्स, यानी कि अगेन इस एंगल की कहानी को फिट बैठाया जा सकता है। कह देंगे सर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अगेन अब अपने चौथे और आखिरी एक्सटर्नल पॉइंट पे आ जाते हैं सर। अगेन यहां पे दिख रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टैंजेंट्स, यानी कि एंगल की मिलती जुलती कहानी को फिट बैठाया जा सकता है। यानी कि सर ये एंगल
इसके बराबर होगा। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे फिगर को जैसे ही एनालाइज किया मुझे यह समझ में आ गया थ्योरम नंबर 4 की कहानी फिट बैठाई जा सकती है। अब थ्योरम नंबर 4 से तो एंगल वाले 2 रिजल्ट मिले थे, तो कंफ्यूजन यह था सर कि एंगल वाला अगर एक रिजल्ट इस्तेमाल करना है तो कौन सा एक करेंगे, इधर वाला करेंगे या रेडियस के पास वाला करेंगे, या दोनों रिजल्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिगर को जब ध्यान से एनालाइज किया तो मुझे दिखा कि कहीं पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस कनेक्टेड नहीं है। मुझे दिख रहा है कहीं पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ये जो स्पेशल एनालिसिस दिखाई वो एनालिसिस मुझे फिगर में दिख गई। सर इस टाइप का मिलता जुलता फिगर मुझे यहां पे दिख गया, जिससे यह समझ में आ गया है कि एंगल की आधी कहानी से काम हो जाएगा। कौन सी आधी कहानी, ये मुझे क्लियर है, अपने इक्वल इंक्लाइंड वाली कहानी से काम हो जाना चाहिए। तो ये जो चीज दिखा इसके हिसाब से मार्किंग कर ली क्या क्या एंगल्स इक्वल होंगे। अब ये जो मार्किंग की है इनका कुछ नामकरण कर लेते हैं। तो मान लो सर यहां पे इन इक्वल एंगल्स को अल्फा कह देते हैं, मान लो रेड वाले इक्वल एंगल्स को रैंडमली बीटा कह देते हैं, मान लो ब्लैक वाले इक्वल एंगल्स को रैंडमली गामा कह देते हैं, मान लो ब्लू वाले इक्वल एंगल्स को रैंडमली डेल्टा कह देते हैं। ठीक है सर, रैंडमली इनका कुछ नामकरण कर लिया। अब समझना, तो फिगर में इतनी चीज हाईलाइट करने के बाद क्या आपको लग रहा है कैसे आगे बढ़ना चाहिए, खुद सोचो। तो तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए ये जो हाईलाइटेड एंगल्स हैं इनको देखकर कि सर ये जो एंगल्स हैं ये तो कुल मिला के इस वाले क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर एंगल बन रहे हैं मिलके, और हमें पता है कि क्वाड्रिलैटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ये जो फिगर में मुझे दिखा उसके हिसाब से कह देंगे कि अपने क्वाड्रिलैटरल ABCD में सर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D का जो सम हो जाएगा ये 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहां पे हमने जो हाईलाइट किया है उसके हिसाब से एंगल A क्या हो जाएगा सर, एंगल A अल्फा प्लस अल्फा यानी कि 2 अल्फा हो गया। एंगल B क्या हो जाएगा सर, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा हो गया। एंगल C क्या हो जाएगा सर, गामा प्लस गामा 2 गामा हो गया। एंगल D क्या हो जाएगा सर, डेल्टा प्लस डेल्टा 2 डेल्टा हो गया सर। तो इनका जो सम होगा ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। अब यहीं पे दिख रहा है सबसे 2 कॉमन निकाला जा सकता है, कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 360 डिग्री। देखो इसको डेल्टा कहते हैं, ये जब आप आगे जाओगे ना फिजिक्स में 11th 12th में तो और इसके बारे में पढ़ोगे। अभी फिलहाल आप ऐसा मानो कि कभी भी एंगल को रिप्रेजेंट करना होता है तो अल्फा बीटा गामा थीटा जैसे इस्तेमाल करते हैं, वैसे इसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो यहां पे तो यहां से दिख रहा है सर यहां पे 2 180 जा, यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा मिलके 180 डिग्री के बराबर हो रहा है। अब इसके बाद भी चीजें आपको दिखनी चाहिए, क्या दिखना चाहिए, खुद थोड़ी देर सोचिए। तो ये जो रिजल्ट आया है और जब आप फिगर को देखोगे तो कहोगे सर अभी तक क्या इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो कहोगे सर अभी तक गिवन डेटा इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक नजर गिवन डेटा पे डालिए, तो गिवन डेटा पे डालेंगे सर तो यहां पे 125 डिग्री, और तुरंत मेरी नजर डाली है कि हमने यहां पे जो हाईलाइट किया है उसके हिसाब से सर मेरा यहां पे जो ये वाला ट्रायंगल है सर, मेरा यहां पे जो ये वाला ट्रायंगल है, दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं, मेरा यहां पे जो सर ये वाला ट्रायंगल है ना सर, इस वाले ट्रायंगल में मुझे एक साथ अपना गिवन डेटा अल्फा बीटा सब दिख जा रहा है। अब ये जो दिखा इससे एक बहुत बड़ा हिंट मिलता है। हिंट ये मिलता है सर कि हम एक ट्रायंगल के लिए जानते हैं कि तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस 125 डिग्री मिलके 180 डिग्री के बराबर। अब जैसे ही आपने ये सोचा तुरंत आपके दिमाग में यहां पे हिट किया है कि यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी डायरेक्टली। मुझे यहां पे फिगर में दिख रहा है, मुझे अपने ट्रायंगल में दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस आपका 125 डिग्री मिलकर 180 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा जिसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सर, ये मुझे समझ में आ गया है। तो फटाफट जो ऑब्जर्व हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहां पे इस चीज को सब्स्टिट्यूट करके तुरंत कह देंगे सर कि अल्फा और बीटा मिलके
180 डिग्री माइनस 125 डिग्री हो जाएगा सर, ये लिख लेंगे तुरंत, क्योंकि तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, इसमें 125 डिग्री घटा दोगे तो वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा, यानी इसी के बराबर होगा। तो इतना प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर आपके पास 180 डिग्री आ रहा है। अब समझना, ब्रैकेट को खोल लेते हैं, खोल लिया सर ब्रैकेट को, 180 से 180 खत्म, इसको उस तरफ भेज देंगे सर, तो गामा प्लस डेल्टा बराबर 125 डिग्री हो जाएगा। ठीक है सर, गामा प्लस डेल्टा। अब कहोगे गामा और डेल्टा कहां कहां दिख रहा है, तो कहोगे सर गामा और डेल्टा यहां 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 दिख रहा है। अब तुरंत मेरा दिमाग चल रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट थी इस वाले एंगल की वैल्यू पता करना, तो मुझे दिख रहा है सर ये वाला जो एंगल है ये इस छोटे वाले ट्रायंगल में है। अगेन मुझे दिख रहा है सर इसी छोटे वाले ट्रायंगल में एक साथ गामा और डेल्टा भी है। बस ये दिखा, सवाल सॉल्व हो गया। तुरंत अब आपका दिमाग चल जाएगा कि सर ये वाला एंगल और गामा और डेल्टा मिलकर 180 डिग्री, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस एंगल को मान लो x कह देता हूं, तो x और गामा और डेल्टा ये तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री हो जाएंगे सर। तुरंत मैं यहां पे कह दूंगा सर, और गामा प्लस डेल्टा ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर, तो ये मिलके 125 डिग्री, यानी कि x प्लस 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 माइनस 125 डिग्री, यानी कि आ जाएगा सर 55 डिग्री। और हमने अपने टारगेट एंगल को ही तो x माना था, यानी कि एंगल COD पूछा जा रहा था, कैलकुलेट कर लिया, तुरंत कह देंगे Therefore एंगल COD इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो एक बेहतरीन सवाल, शानदार सवाल, और सवाल को सॉल्व करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगी है, बस जो सोचने का तरीका आपको हर बार मैंने सिखाया है उसी को अप्लाई किया है सर। तो एक बेहतरीन सवाल, तगड़ा सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके साथ हमारा ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम होता है खत्म, और इसी के साथ इस पूरे थ्योरम की कहानी भी होती है खत्म। तो ये जो हमारा आखिरी टेंजेंट वाला थ्योरम था सर, इस थ्योरम में सबसे पहले स्टेटमेंट को डिकोड किया, स्टेटमेंट की कहानी क्या है ये समझा, थ्योरम को सवाल में अप्लाई कैसे करना है ये समझा, किस सवाल में थ्योरम लगेगा किस में नहीं लगेगा ये समझा, थ्योरम का प्रूफ देखा, और उसके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी यहां पे देखा सर। तो इसके साथ हमारे फाइनल और टेंजेंट वाले फोर्थ थ्योरम की कहानी होती है खत्म। तो मैं उम्मीद करूंगा सर कि इस लेक्चर में जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कहीं किसी भी किस्म का डाउट है, लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट्स को हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं क्वालिटी टीचर्स के द्वारा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। समझना, जहां पे दूसरे चैनल्स शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट आपको फ्री में देकर ललचाते हैं और बाकी कंटेंट के लिए पैसे मांगते हैं, वहीं पे मैग्नेट ब्रेन्स पे सारे कोर्सेज, पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी फ्री रहेगा। बस आपके साइड से हमें एक ही चीज चाहिए, आपका प्यार और सपोर्ट, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही एक टीचर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें, हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट पे लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।